नमस्कार साथी, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT मैथ का मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें अपने 40 क्वेश्चन हो चुके थे मैथ के, 10 क्वेश्चन हो चुके थे इंग्लिश के। अब रह गए हैं हिंदी, रीजनिंग और गणित के भी 25 क्वेश्चन। ठीक है, 10-10 उनके रह गए हैं। और जीके के आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि जीके अथाह है, उसमें किसी का भी दिमाग नहीं चलता कि कौन से प्रश्न आएंगे कौन से नहीं आएंगे, कोई से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहले हम मैथ वालों को आज ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक हिंदी की और डालेंगे, उसके बाद रीजनिंग की डालेंगे और अपना और NEP के भी डाल देंगे 5 क्वेश्चन उसी के अंदर। इस प्रकार से अपना एक मॉडल पेपर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसके 10 क्वेश्चन रह जाएंगे मैथ वाले, कौन से जो पेडागोजी संबंधित आएंगे उसमें, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का। 40 से आगे, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n - 5n का इकाई अंक क्या होगा। मतलब हमें ये बताना है कि इसमें जो n के मान रखने पर जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखो प्राकृतिक संख्या 0 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब प्राकृतिक नेचुरल में 0 नहीं आती है। ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी कैसे हैं, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर हैं। अब इनको उठाकर अगर मैं यहाँ पर रखूँ, यानी कि 6 की पावर n - 5 की पावर n में रखते हैं, तो सबसे पहले देखो अगर 1 रखें, n बराबर 1 रखने पर ये 6 की पावर 1 - 5 की पावर 1 क्या बनेगा, 6 - 1, 6 - 5 क्या आएगा, 1। अब दोबारा देखो n बराबर 2 रखें तो 6 की पावर 2 - 5 की पावर 2 तो क्या आएगा, देखो 36 - 25 बचेगा 11। कितना बचा, 11 है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना, इसमें भी 1 ही आ रहा है। अगर n बराबर 3 रख के देखें तो 6 की पावर 3 5 की पावर 3 बराबर ये होता है 216 - 125। और इनको घटाएंगे तो देखो 6 में से 5 गए तो 1। कुल मिला के हमें तो इकाई अंक देखना है, तो इसमें भी इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही सबको करते जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जब हम 6 का गुणा 2 बार करें, 3 बार करें या 4 बार करें तो अपने पास जो इकाई अंक आता है वो कितना आएगा, 6। और जब 5 का गुणा कितनी भी बार कर लो तो इकाई अंक में क्या आएगा, 5। और 6 को जब 5 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, अपने पास 1 आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अपना 42वां क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे। ये संख्या है 441 बटे में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और गुणा में 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार हमसे पूछा गया है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। अशांत आवृत्ति का होगा, संख्या परमेय संख्या नहीं है ये बताना है, क्या ये संख्या परमेय है या नहीं है। उसके बाद शांत है कि अशांत, शांत व अशांत दोनों दशमलव। ठीक है, दशमलव प्रसार पूछा गया कि कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। सबसे पहले अपने पास दिया गया है कि 441 बटे में 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 2। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं कि इसका जो वो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, गुणनखंड क्या बनेंगे इसके। ठीक है, गुणनखंड बना लेते हैं इसके। तो गुणनखंड में देखो ये 41 का वर्ग है, 41 का नहीं 22 का, 21 का, कितने का है, 21 का। 21 गुणा अगर 21 करते हैं तो अपने पास का आता है 441, क्योंकि 4 से 41 है ना। 21 को भाई 20 का तो हो गया 400, उससे अगला ये 21 का होगा। तो ठीक है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं कि 7 गुणा में 3 और 3 गुणा में 7 बन गए इसके। अब बटे में क्या आएगा, देखो इसके गुणनखंड हमने ये बना लिए, 7 गुणा में 3 और 3 गुणा में 7। और गुणनखंड ऐसी संख्या लेनी है जो किसी और संख्या से ना कटे। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है। तो 2 की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणा में 5 की पावर 7 और गुणा में 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 से 7 की पावर 2 ये कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास बचेगा 9 बटे में 2 की पावर 2 और गुणा में 5 की पावर 7।
अब यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास क्या निकल के आ रहा है, 9 बटे में 2 गुणा 5 गुणा 5 एक साथ लिख लिया, और बाद में देखो 2 पावर हटा दी तो 5 की पावर 5 अलग से बच जाएगा। तो इनका आपस में गुणा करेंगे 10 और 10 यानी कि 100 हो गया। तो अपने पास आएगा 9 बटे में 100 और गुणा में 5 की पावर 5। अब इसका हम करते हैं, इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास कौन सा बचेगा ये देखते हैं। 9 बटे 100, जब हम 100 का सुनो, अगर संख्या में नीचे की तरफ भाग 2 से लगाएं, 2 से भाग दें या 5 से भाग दें, तो ये सभी कैसे दशमलव बनते हैं, ये दशमलव बनेंगे सब अपने शांत दशमलव। कैसे बनेंगे, शांत। और यहाँ तो दोनों ही हैं, 2 भी था यहाँ पर, 5 भी है, इन दोनों से भाग देंगे तो कैसा आएगा, शांत दशमलव आएगा। कैसा आएगा, शांत। अब शांत कैसे होता है देखो, अगर मैं इसमें 5 का भाग लगाता हूँ, कितने का, 5 का 9 में, तो 9 एक 5 एकम 5 बचे 4 और फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 अट्ठे 40। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, शांत हो गया ना। ये शांति तो है क्योंकि रुक गया, भाग आगे जा ही नहीं रहा, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद ये सीधा सीधा यहीं रुक गया। अब रुक गया तो क्या हो गया, शांत हो गया। और अगर चलता जाता तो अशांत हो जाता, यानी कि कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है। जब हम 100 से भाग लगाएंगे किसी संख्या में तो भी क्या होता है, तो 0.09 आ जाता ऐसे। तो ये भी क्या है, शांत है, आगे थोड़ी जा रही कोई संख्या, जा रही क्या, नहीं जा रही। तो ये कैसा उत्तर आएगा, इसका शांत आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर योग व गुणनफल है, यानी कि इन शून्यकों का योग व गुणनफल है, वो भी समझेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करना सीखते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य का मतलब होता है, देखो ऐसे मान जो यहाँ से उठा के हम रखें तो इसका मान क्या आना चाहिए, दोनों पे 0 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो देखो शून्यकों का अगर मान लो हमें शून्य निकालने, क्या निकालने हैं, शून्य। तो सबसे पहले इसको उठा के रखेंगे इसमें, या फिर एक तरीका और है, अब इन सब को उठा के रखेंगे तो अपने पास टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर मान लो अपने पीछे से स्टार्ट किया और उत्तर शुरू वाला निकल के आया तो भी 4 बार करना पड़ेगा। और मान लो अगर यहाँ से स्टार्ट किया, उत्तर उसमें लास्ट में दे रखा हुआ, तो भी अपने 3 बार तो कम से कम करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे झंझट में क्यों पड़ा, हम एक बार में निकाल लेते हैं। तो 2x माइनस 8, इसके देखो जोड़ने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसको करेंगे x² माइनस, तो यहाँ लेंगे माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस की संख्या ले लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ भी माइनस आएगा, यानी एक संख्या माइनस की एक प्लस की होनी चाहिए ऐसे। अब देखो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो अपने पास माइनस का 2 बनेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस का 4x प्लस का 2, तो इनका उत्तर आएगा माइनस का 8, और बराबर क्या रख देंगे, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या गुणनखंड बनते हैं इसके, x यहाँ से कॉमन आ गया, x माइनस 4 लिया, और प्लस यहाँ 2 कॉमन आ गया, माइनस का अंदर बचेगा 4। अब ये x माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 2 यहाँ बच जाएगा। अब इन सब को बराबर के 0 के रख दो, देखो इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। तो अपने पास आएगा x बराबर में 4 और x बराबर में माइनस का 2। ये अपने आंसर आ गए। कहाँ है, देखो 4 है x पे, एक तो ये रहा प्लस का और एक ये रहा, ये तो गलती हो गई 3 वाले तो और माइनस का 2 ये रहा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखो योग, अगर मान लो अपन को शून्य निकालने नहीं आ रहे हैं, तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए हम कर सकते हैं, इसको देखो, इनको दोनों का योग करेंगे, 4 माइनस 2,
तो 4 माइनस 2 कितना आया, 2 ही तो आएगा, है ना। अब लेकिन हमें ये निकल ही नहीं रही शून्य, तो कैसे निकालेंगे, तो शून्यकों का योग बराबर होता है, क्या होगा देखो, यहाँ पर ये संख्या है जो, ठीक है, कौन सी है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का पद है ना, x का अचर, x का अचर पद बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि हम लिख सकते हैं x का अचर, x का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसमें लगा दो माइनस, क्या लग जाएगा आगे, माइनस, ठीक है। ये बन गया शून्यकों का योग, क्या बन जाएगा, शून्यकों का योग। तो देखो यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक है 2, और वो भी किसका है, माइनस का, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 ले लिया, बराबर में क्या आएगा, इन दोनों को गुणा कर दो तो आ गया 2, और बटे में एक ये आ गया 2 अपने पास, सीधा सीधा, समझ में आ गई बात। इस प्रकार सूत्र लगाकर हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालें, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल देखो क्या आता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये सीधा सीधा किस में लिखना है, प्लस में लेना है। जब हम प्लस में लेंगे, इनका गुणा कर दो, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 ही तो रहा, और किसके आएंगे, माइनस के। तो अचर पद क्या है यहाँ पर, अचर पद है माइनस का 8 माइनस का 8 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो अपने पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, माइनस का 8। और अगर आपको ये भी याद नहीं रखने हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते हैं कि शून्यकों का योग क्या होगा, योग होगा ये बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या में अगर माइनस है, ठीक है, तो उसको प्लस बना दो, और प्लस है तो उसको माइनस बना दो, और इनका गुणा होगा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का क्या करना है, गुणा, ठीक है, इस प्रकार से। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 44, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 1/4 और -1 है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल हमें सीधा सीधा दे रखा है, तो यहाँ पर एक बहुपद मानते हैं, द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर में 0, ये हम सही डालेंगे। ये इस प्रकार से एक बहुपद हमने मान लिया था, ठीक है। अब इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अपने पास क्या आएगा, देखो x का गुणांक क्या है यहाँ पर b, और वो किसका है, माइनस का, अपॉन में x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है a, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है अपने पास 1/4 के। ऐसे ही हम शून्यकों का क्या निकाले, गुणनफल, ये किसके बराबर है, गुणनफल का मतलब क्या था, अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर अचर पद क्या है c, और बटे में a, तो ये आएगा अपने पास बराबर में 4, ठीक है। अब इसको उठा के हमें रखना है यहाँ, देखो x², उसके बाद प्लस ax² + bx प्लस में c बराबर में 0। अब यहाँ देखो ax² bx प्लस में c, यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं आराम से,
ए और बी के। देखो कैसे निकलेंगे। अपने पास यहाँ से आ जाएगा सी बराबर 4 और यहाँ से आ जाएगा बी बराबर माइनस का बी बराबर ए बटे में 4। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको और दूसरे तरीके से करते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। इसको करते हैं कि अपने पास ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों यानी शून्यकों का एक समीकरण ऐसा और होता है इसका, शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस यहाँ होता है शून्यकों का गुणनफल। सीधा सीधा इसमें रख दो, ये जल्दी हो जाएगा उससे। तो एक्स स्क्वायर का मान ये रहा, शून्यकों का योग कितना 1/4 और इसके साथ में एक्स का गुणा और शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल है अपने पास माइनस का 1 और बराबर में आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो इसके लघुत्तम में मतलब एक इसके बटे में 4 आ रहा है, इस 4 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो तो अपने पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और उसके बाद में माइनस का 4 बराबर 0। ये बन गया समीकरण और जो बटे में 4 था वो कहाँ चला जाएगा, बराबर 0 के दूसरी तरफ। तो अपने पास उत्तर कौन सा आएगा, देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों माइनस के, ये रहे माइनस के दोनों। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन है 45वें नंबर का। यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो, एक शून्यक दूसरे का क्या हो, व्युत्क्रम हो, तो के का मान होगा। के का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो अपने पास बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद है एफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के। अब यहाँ दो तरह के शून्यक आएंगे। देखो एक तो आता है शून्यकों का योग। अब योग कितना बन रहा है, योग क्या होता है माइनस का 13 बटे में 5। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक और साथ में क्या लगाएंगे माइनस। सही है, ये लगा दिया हमने। उसके बाद देखो आता है अगले नंबर पे शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होगा, गुणनफल होता है के यानी कि अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक के बटे में 5। ठीक है, अब हमें के का मान ज्ञात करना है कि के का मान क्या होगा और इसके एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। यानी कि हमने शून्यक मान लिए, एक अल्फा है तथा दूसरा 1/अल्फा है। अब शून्यकों का योग कर दो, यानी कि इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 13 बटे में 5। अब यहाँ पर है इन दोनों का गुणा, यानी कि अल्फा गुणा में 1/अल्फा और बराबर में क्या आएगा के बटे में 5। तो यहाँ से हम सीधा सीधा निकाल लेंगे कि के का मान क्या आएगा। के बराबर देखो यहाँ अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो के बटे 5 है। के बटे 5 के बराबर में क्या आएगा, के बटे 5 के बराबर में आएगा 1। 5 का गुणा कर देंगे इधर तो के बराबर क्या आ गया 5। सीधा सीधा ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं, के बराबर क्या आ गया 5। तो ये लाइन की तो कोई आवश्यकता है नहीं इसमें, सीधा सीधा ये वाली लाइन लगानी थी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ हमने इसको लगाया और बराबर में क्या रख दिया कि इनका गुणनफल क्या आ रहा है के बटे में 5 आ रहा है और इस हिसाब से हमने इसका मान निकाल लिया। के बराबर कितना आएगा 5। ठीक है, आगे बात समझ में।
ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है 46वां। द्विघात समीकरण 3 इंटू √3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विभक्त कर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है कि क्या होगा, यानी विभक्त कर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं इसको, देखो इसको करेंगे b² माइनस 4ac बराबर में 0। b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब जिसना उत्तर आए 0 नहीं होता, डायरेक्ट ये निकालना है हमें, इसका मान निकालना है कि b² माइनस 4ac बराबर क्या आएगा। तो ये होता है इसका विभक्त कर। तो सबसे पहले b क्या चीज़ है यहाँ पर, ये रहा b, यानी कि 10 की घात 2 माइनस 4 a का मान ये रहा 3 अंडर रूट के अंदर 3 और साथ में c का मान ये है √3। अब इसको हल करते हैं। देखो 10 की घात 2 यानी कि 100 माइनस √3 गुणा √3 करेंगे तो 4 गुणा 3 आएगा। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और 100 में से 36 गए तो 64 बच रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ख ऑप्शन राइट आंसर। आ गया समझ में, और एक बार देख लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है, व्यंजक 6x² y की घात 4 तथा 10x y की घात 2 का एलसीएम दे रखा है 30x² y की घात 4 है। तो HCF पूछा है कि HCF क्या होगा। इसके लिए आपने सूत्र पढ़ रखा होगा कि अगर दो संख्याएं दे रखी हूँ, ठीक है, तो HCF बराबर होता है, या फिर इनका गुणा कर लो, LCF और HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ये इनके लिए फॉर्मूला होता है। तो HCF निकालना है तो HCF कैसे निकलेगा, इसको भाग लगा दो इसमें, तो फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या और बटे में LCM होता है भाई ये, ठीक है। HCF बराबर पहली संख्या क्या है 6x² y की घात 4 गुणा में दूसरी संख्या है 10x y की घात 2 बटे में LCM कितना है 30x की घात 2 y की घात 4 बराबर में देखो क्या आएगा, काटने पर 6 से कट गया 5 बार, 5 से कट गई 2 बार। उसके बाद देखो x² से x² कट गया, y की घात 4 से y की घात 4 कट गया, तो अपने पास सीधा सीधा देखो क्या बचा, सब कट गया। तो ऊपर बचा 2, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा y की घात 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2x इंटू y की घात 2। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ हमें दिया गया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का, ये समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनको लिख लेते हैं पहले। x प्लस वाई माइनस 4 बराबर में 0 और दूसरा है 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर में 0 का कोई हल नहीं होगा। ये हमें बताना है कि कोई हल नहीं होगा। इसके लिए हमने पहले नंबर की वीडियो में है ना 3 वो देखे थे इस प्रकार से, A1 बटे A2 अनुपातों के संयोजन के रूप में, ठीक है, B1 बटे B2। और ये कब देखा था, ये कौन सी लाइन में आएगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा इसका मतलब क्या है, असंगत है। कैसा है, असंगत है। और निकाय, समीकरण निकाय कैसा है, समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई हल नहीं है, एवं कोई हल नहीं होता। कब नहीं होता, जब ये इस प्रकार से हो, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ठीक है। जब ये दोनों इस प्रकार से हों तो इसमें क्या होगा, समीकरण निकाय क्या नहीं होता, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अब A का मान देखिए A1, ये A1 है,
ये A2 है यहाँ पर, ये A2 नहीं B1, ये B1 है, ये A2 है और ये B2 है और ये C1 है, ये C2 है, ऐसे। अब A1 का मान देखो, x के गुणांक में क्या है 1 और बटे में A2 का मान है 2 बराबर। अब B1 बटे B2 देखो यहाँ पर B1 है 1 और बटे में है K, सही है। और ये इस बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, C1 बटे C2 के, ऐसे ही तो है। C1 क्या है -4 और ये क्या है -3, ये तो बराबर है नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर, हमें इनसे ही काम है, तो 1/2 बराबर 1/K। तो इनको बराबर करने पर क्या आएगा, देखो 1 का K, इनका वज्र गुणा कर दें ऐसे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो K बराबर आ गया 2, सीधा सीधा ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए अगला 49वां प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। यहाँ पर ये मेन है कि क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। A1 बटे A2 बराबर क्या होती है, B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, ये सब चीज़ ही बराबर हो। तो कौन सी कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन बनेगी अपने पास अनंत हल वाली। और रेखाएं कैसी हो जाएंगी, ये जो समीकरण रेखा युग्म दे रखे ना, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर। जब समांतर होंगे तभी तो क्या होंगे, अनंत हल होंगे। कहीं भी लगाओ ऐसे, अब इस पे कितने भी रख लो आप, सब कैसे होंगे, बराबर होंगे आपस में, इसके अनंत हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे हल हो जाएंगे अनंत, ठीक है ऐसे। तो अभी इसको देखो करते हैं। सबसे पहले अपने पास दिया गया है A1 ये रहा, B1 ये रहा, A2 ये रहा, B2 ये रहा। अब हमें K का मान निकालना है, इनमें रख दो। तो A1 का मान क्या है 3, A2 का मान क्या है K बराबर, उसके बाद है -2 और 5y, ये रहा B2 हो गया 5। इनका आपस में वज्र गुणा करो ऐसे, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा -2K, इसका गुणा इसके साथ कर दिया, और ये हो गया 15 बराबर में 15। तो अपने पास क्या आया, K बराबर 15/2 यानी कि -K। तो ये अपने पास आ गया इसका उत्तर। तो K बराबर हो गया -K 15/2। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल, समीकरण युग्म kx - y = 2 और दूसरा समीकरण है 6x - 2y = 3 का हल अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, अद्वितीय हल, इसका मतलब ये हो गया कि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, है ना। तो इसमें रख दो। तो A1 बटे A2 क्या है, A1 है यहाँ पर, ये रहा A1, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2, ये है C2। तो हमें केवल इनसे ही काम है, क्योंकि हमें K का मान निकालना है। तो K और बटे में 6 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है भाई, A1 बटे B1 क्या है, माइनस का आया 1 और बटे में आएगा अपने पास B2 यानी कि -2, माइनस से माइनस कट गया। तो अपने पास क्या आएगा, इसका वज्र गुणा करो, इसके गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो यह आ जाएगा 2K बराबर 6। तो K बराबर क्या आएगा, देखो K बराबर आ गया 6/2 यानी कि 3। अब ये बराबर नहीं है का निशान चल रहा है सब में, तो अपने पास उत्तर क्या आएगा, बराबर नहीं है। तो मतलब K बराबर नहीं है 3 के, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल, असमीकरणों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू के संगत समीकरण व्यक्त करते हैं। इनके जो संगत समीकरण है वो किसको व्यक्त करते हैं, x अक्ष को, y अक्ष को, x एवं y अक्षों को और रेखा को। तो ये अपने पास दिया गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
जीरो और जीरो तो हो जाती है मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और x से जीरो से आगे बढ़ने पर ये सभी x अक्ष पर भी होंगे इसके लिए तो, और फिर जीरो से आगे बढ़ने पर y अक्ष पर भी आते हैं मान पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, और नेगेटिव में भी जाते हैं ये, है ना। तो अक्ष पर, अक्षों की बात कर रहा है ये, ग्राफ में जो बनते हैं ऐसे इस प्रकार से, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ मूल बिंदु होती है। अब इनके जो मान स्टार्ट हैं वो जीरो से बराबर भी है जीरो के, और जीरो से आगे भी जा रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से 1 2 3 4 x के लिए तो, और y के लिए ये जा रहे 1 2 3। तो ये दोनों अक्षों पर है, कौन कौन से पे, x एवं y अक्षों को क्या कर रहा है, ये समीकरणों को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, हमें y अक्ष से दूरी बतानी है कि इनमें से कौन सी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं, तो x, ये x है, ये y है, ठीक है, ये है 0,0, अभी थोड़ी देर पहले जो बनाए थे, 1 2 3, और ये कहाँ तक जा रहा है y, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ बिंदु एक 3 और 4 है, इस प्रकार से कोई ये टिक 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 ये बन गई अपने पास 1, 3, 4। तो y अक्ष से दूरी क्या है इसकी, y अक्ष से दूरी 4, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है, बिंदुओं 3, a और 4, 1 के बीच की दूरी √10 है। अब हमें a का मान बताना है कि इनमें से a का मान क्या निकल के आए। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर बीच की दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। तो देखो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है अपने पास √y1, या फिर शुरुआत में x1 माइनस x2 की घात 2 प्लस y1 माइनस y2 की घात 2, इस प्रकार से, ठीक है। x1 x2 क्या चीज़ है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है, ये अंदर इसके अंदर लिखे हुए हैं। और बीच की दूरी दे रखी है √10, यानी कि यहाँ हमने उनको मान दे रखा है √10 बराबर क्या दे रखा है, ये हमें रखना है, यहाँ पर रखेंगे इसमें से 3, x1 का मान है 3, x2 का मान है 4, उसके बाद बीच में है प्लस, बीच में प्लस लगाएंगे। उसके बाद y1 का मान क्या, देखो a माइनस y2 का मान है 1, इसकी घात 2। अब देखो ये √10 पहले से ही है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 है, माइनस के 1 का वर्ग प्लस ये जो बचेगा इसको खोल देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a² माइनस 2a प्लस 1, ये इसका होल स्क्वायर है। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो यहाँ 10 आएगा, अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर, और इधर का भी अंडर रूट हट जाएगा। तो अपने पास देखो क्या आएगा, 1 भाई a माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का ये आ गया, प्लस a² माइनस 2a और प्लस में 1, ये 2 जुड़ जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो ये जुड़कर आएगा 10 बराबर 2, या फिर शुरुआत में a² लिखते हैं, a² माइनस 2a और बराबर प्लस में 2। अब ये 2 आकर इधर से घट जाएंगे तो अपने पास देखो a² 2a और 10 में से क्या घटा दें, 2 घटा देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर आएगा a² माइनस 2a, यहाँ बचेगा 8, तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, सही है। एक सवाल में हमने आज शुरू का एक सवाल था, उसमें शायद एक ऐसा समीकरण बन रहा था ना, याद आया नहीं आया, बैक करके देखना वीडियो को, एक ऐसा समीकरण जरूर आया होगा एक सवाल में, क्योंकि आज ही कराएं मुझे याद है। तो a² माइनस 2a माइनस 8,
तो इसका अब जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें माइनस का 4a प्लस का 2a और माइनस 8 बनेगा, ये सीधा सीधा। तो अपने पास ये बन जाएगा a माइनस 4, यहाँ से कॉमन आ, ये कॉमन आ गया a, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस 4 अंदर बच जाएगा, a माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा a प्लस 2। तो सीधा सीधा क्या निकल के आया, देखो यहाँ पर a माइनस 4 बराबर 0 और a प्लस 2 बराबर में 0। तो a बराबर तो आ गया 4 और a बराबर में आ गया माइनस 2। ये दो संख्याएं आ गई, a बराबर 4, a बराबर माइनस 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, इसमें 3 और माइनस 1 है, इसमें 2 और माइनस 2 है, इसमें 4, ये आ गया, इसमें 4 और माइनस 2 है, a का मान 4 और माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है 54 नंबर। इसमें दे रखा है कि -2,1, 2,-2 और 5,-2 शीर्ष वाला एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है और वो बताना है कि वो समकोण है, समद्विबाहु है या फिर समबाहु है या समद्विबाहु है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखो एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पर इनके शीर्ष लिख देते हैं, ये -2,1 है, ये 2,-2 है और ये है अपने पास 5,2। अब इनके बीच की दूरी निकालते जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और बीच की दूरी निकालने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि दूरियाँ तीनों बराबर आई हैं या 2 बराबर आई हैं या तीनों अलग अलग आई हैं। तीनों अलग अलग आएंगी तो कैसा हो जाएगा, विषमबाहु, वो हमने दे ही नहीं रखा। उसके बाद समबाहु, अगर 2 भुजा समान हैं, और समबाहु, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा समान है, समबाहु जिसकी 3 भुजा समान है। और समकोण के लिए क्या करेंगे, समकोण के लिए अलग प्रक्रिया रहेगी। हाँ, तो आप चलते हैं। इसको हल करते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी निकालो पहले, a और b के बीच की दूरी, ABC, ठीक है। पहले a भी निकालते हैं कि a भी क्या निकल के आएगी, √। दूरी का सूत्र अभी बताया था, इसको x1 इसको x2 मान लो, इसको x1 माना, इसको x2 माना की घात 2 और इसको y1 इसको y2, 1 + 2 की घात 2। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, देखो √ के अंदर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 की घात 2 9, ये हो गया 25, √25 का मान आया 5। तो ए बी का मान आ गया 5, ये अपने पास 5 निकल के आ गई। अब निकालते हैं BC। अब BC का मान देखो क्या निकल के आएगा, √ के अंदर ये 2 है, ये 5 है, 2 में से 5 घटाओ की घात 2 लगाओ, ये -2 है और -2 में से 2 घटाओ की घात 2 लगाओ। तो अपने पास क्या आएगा, देखो √ के अंदर ये बचा 3 माइनस का 3 की घात 2 यानी कि 9 प्लस ये हो गया 4 16, ये हो जाएगी 25, √ के अंदर 25। तो ये भी कितनी आ गई, 5, ये भी आ गई अपने पास 5। अब निकालते हैं AC। AC का मान देखो क्या आएगा, √ अब इसमें से इसको घटा, देखो 5 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो ये माइनस का बचेगा 2 और ये माइनस माइनस जोड़ के क्या हो जाएंगे, प्लस, इसकी घात 2 प्लस, उसके बाद है 2 में से 1 घटाना है की घात 2। फिर उसके बाद देखो AC क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये हो गया 7, 7 का मतलब ये 49 प्लस ये 2 में से 1 गया तो 1, तो ये टोटल आ गया √50। अपने पास ये वाली भुजा आ गई √50। 2 भुजा आ गई 5-5 सेंटीमीटर की मान लो और एक भुजा आ गई √50 की। तो जब 2 भुजाएं एक जैसी हो तो कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो यहाँ से तो ये समद्विबाहु लग रहा है कि 2 भुजाएं कैसी हैं इसकी, 2 भुजा कैसी है, समान, इसलिए समद्विबाहु हो गया। अब इसको समकोण और चेक कर लेते हैं। अगर मान लो ये समकोण हो जाए, क्योंकि √ में 50 आ रहा ना और यहाँ √, 2 चीज़ चल रही हैं, तो इसको करके देखते हैं। चलो, तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अपने पास कर्ण क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से, यहाँ आ गया 5 का वर्ग
प्लस 5 का वर्ग, तो अपने पास कर्ण हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 प्लस 25, तो ये हो गया 50। तो कर्ण बराबर आएगा अपने पास, कर्ण का वर्ग बराबर आ गया 50, तो कर्ण बराबर आ जाएगा √50। तो इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज भी है। कैसा है? समकोण व समद्विबाहु, दो तरह का त्रिभुज है ये, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, मूल बिंदु O से 0,0 से, यानी कि ये मूल बिंदु है ना, ऊपर लिखा ही हुआ वैसे भी, और बिंदु P x, y की दूरी होगी। हमें दूरी बतानी है, दूरी कितनी होगी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है भाई? दूरी का सूत्र होता है √x1 माइनस x2 की घात 2 प्लस y1 माइनस y2 की घात 2 बराबर, इसमें मान रख दो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। मान रखेंगे तो क्या आएगा? देखो, x1 का मान 0, x2 का मान x की घात 2 प्लस 0 माइनस y की घात 2। यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये माइनस का x और माइनस का x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस के y का करेंगे स्क्वायर तो y स्क्वायर बन जाएगा। ये अपने पास अपना आंसर आ जाएगा कि अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सही होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, इनमें से बताना है कि कौन सा बहुलक के बारे में सत्य है। तो मध्यवर्ती मूल्य, ये होती है माध्यिका। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य बहुलक कहलाता है, और न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य ऐसा कुछ होता नहीं है, वैसे इसमें लेते हैं। ठीक है, न्यूनतम बारंबारता मूल्य वाले में, और सीमांत मूल्य सीमा होते। तो अपना उत्तर यही है वह। ये जब सवाल करते हैं न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य जब लेंगे, बहुलक निकालेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे। और ये सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य बहुलक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, 56 में का। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है, तो x का मान क्या होगा? 11, 15, 18, 16 ये अपने ऑप्शंस हैं। इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर माध्य निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। माध्य कितना है? 9 दिया गया है, और राशियों का योग 5 + 7 + 9 + x बटे में कितनी संख्याएं? 4। तो ये देखो इनका गुणा करेंगे इसके साथ 36 बराबर, इन सब को जोड़ेंगे तो 12 और 10 22, यानी कि 21 प्लस में x। तो अपने पास x का मान क्या आया? x का मान आ गया 36 - 21, तो x बराबर बचेगा 5 और 1 15। कितना बच गया? 15। x का मान आ गया 15। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, यदि थीटा बराबर 45 हो तो 1 - cos 2 थीटा बटे में sin 2 थीटा का मान क्या होगा? हमें पूछा गया है। ऑप्शन है इसके a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 2 और d बराबर अनंत। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए थीटा का मान उठा के यहाँ रख दो। 1 - cos 2 थीटा की जगह आ जाएगा 45 अपॉन में sin 2 थीटा की जगह आ जाएगा 45। तो अपने पास क्या बनेगा? देखो 1 - cos 90 और बटे में sin 90। अब cos 90 का मान होता है 0 और sin 90 का मान होता है 1। उठा के रख दो इसमें। तो cos 90 का मान हो गया 0 और sin 90 का मान हो गया 1। तो 1 बटे में 1 क्या आ गया? 1 आंसर।
ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए 59वां। 4 cos की घात 3 थीटा 30 माइनस 3 cos 30 का मान ज्ञात करो। थीटा का मान 30 दे रखा है यहाँ पर, इसको सीधा सीधा करेंगे। देखो 30 cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। यहाँ उठा के रखेंगे 4 cos की घात 3 है ना, तो √3/2 की घात 3 माइनस 3 cos का मान है सीधा सीधा √3/2। तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, देखो √3/2 गुणा 2 इसको 3 बार खोल दिया माइनस, और यहाँ पर 3√3/2। यहाँ 2 से ये कट गया, ठीक है। ये कितना आएगा 3√3/2 और 3√3/2, तो ये दोनों घटाने पर आ गए 0। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। इसको हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है, तो अपने पास थीटा का मान सीधा सीधा हो जाएगा 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो यही होता है 60, क्योंकि पाई बराबर अगर 180 ले लिया जाए, पाई बराबर 180 होता है थीटा में, और इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए 61 नंबर का सवाल है। इसमें दे रखा है ए एक मैट्रिक्स है और वो इसके हमें इजन वैल्यू ज्ञात करने हैं। आइगन वैल्यू या इजन वैल्यू जो आप पढ़ रहे हो वो देख लेना। ये हमें ज्ञात करने हैं। इजन वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें एक समीकरण को याद रखना है कि a माइनस लैम्बडा आई बराबर होनी चाहिए 0। इस समीकरण से हम आराम से इसके क्या निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले a का मान रखेंगे। a का मान है अपने पास 1, 1, -2 और 4। उसके बाद माइनस, और ये है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स रखते हैं इस प्रकार से, इन दोनों को रख दिया। अब ठीक है, इसका गुणा इसमें अंदर कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो 1, -2, 1, 4। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो लैम्बडा अंदर चला जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स है ये इस प्रकार से बनेगी लैम्बडा 0, 0 लैम्बडा बराबर 0 चल रहा है इसमें। अब यहाँ पर इन दोनों को घटाना है। ये मैट्रिक्स आपस में घट जाएंगी तो एक करेक्टरिस्टिक वैल्यू बन जाएगी, आराम से करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 1 माइनस लैम्बडा और 1 -0, यहाँ आएगा -2 -0, और यह आएगा 4 माइनस लैम्बडा। ये अपने पास 1 बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए सही से देखेंगे इसको, 1 माइनस लैम्बडा, और यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा -2, और यहाँ बनेगा 4 माइनस लैम्बडा। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बन जाएगी, बराबर आ गया 0 के। अब इसको हमें हल करना है, इसका गुणा इसके साथ तो इसका गुणा इसके साथ। तो देखो क्या आएगा अपने पास आएगा, इसका गुणा करेंगे आपस में तो 1 माइनस लैम्बडा का गुणा हमें करना है 4 माइनस लैम्बडा के साथ, और यहाँ बीच में आएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और बराबर में आएगी 0। इनका अंदर करेंगे गुणा आपस में, तो 4 का करेंगे पहले 4 माइनस 4 लैम्बडा, और फिर लैम्बडा का करेंगे माइनस लैम्बडा, उसके बाद प्लस का लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 बराबर में 0। तो अब क्या निकल के आएगा यहाँ से, देखो 4 और 2 6 हो जाएंगे जोड़ने के बाद, और ये हो जाएंगे 5। तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा प्लस 6 बराबर 0। अब हमें 2 ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पर कि इनका क्या बन जाए, गुणनखंड हो जाए। गुणनखंड करने के लिए देखो ये प्लस प्लस के हैं, तो प्लस के 3 लैम्बडा ले लो, प्लस के 2 लैम्बडा ले लो, और 3 और 2 का गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो लैम्बडा यहाँ से कॉमन आ गया, लैम्बडा प्लस 3, और एक और बनेगा क्या, यहाँ से 2 कॉमन आ गया,
लैम्बडा प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 2 गुणनखंड बन जाएंगे इस प्रकार से, लैम्बडा प्लस 2 बराबर 0। तो अपने पास जो इजन वैल्यू आ गई वो कौन सी आएंगी, यहाँ पर देखो जब -4 और माइनस लैम्बडा को जोड़ेंगे तो -5 आएगा। वही तो मैं कह रहा था कि उत्तर गलत कैसे आ रहा है। अब ये माइनस माइनस के हैं तो ये भी माइनस के हो जाएंगे दोनों, ये माइनस की हो गई और ये माइनस के होने की वजह से यहाँ बीच में माइनस आएगा। अब अपना ऑप्शन मिलता हुआ दिखाई देगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा और ये भी माइनस के हो जाएंगे दोनों, ठीक है। इस प्रकार से अब अपने पास जो अपना आंसर है वो सीधा बैठ जाएगा। तो देखो लैम्बडा -3 बराबर 0 और तो लैम्बडा बराबर आ गया एक तो 3 और एक लैम्बडा -2 बराबर 0, तो लैम्बडा बराबर आ गया 2। तो ये अपने 2 आंसर आ गए इजन वैल्यू। तो कौन कौन से हैं, लैम्बडा बराबर 3, लैम्बडा बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना। एक सवाल और करते हैं इसका 62 नंबर का, ठीक है। चलो आगे देखिए, अगला सवाल है उसी प्रकार से। ए बराबर मैट्रिक्स दी गई है 5 4 1 2 के आइगन वैल्यू के मान ज्ञात करो, ठीक है। इसके हमें आइगन वैल्यू के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इसे किस प्रकार से करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने करवाया था। तो ए सबसे पहले लिखेंगे a माइनस लैम्बडा आई बराबर 0, ये हमें बनानी है इक्वेशन 1। तो a क्या है, a है अपने पास 5 4 1 2 माइनस लैम्बडा, आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स है तो 1 0 और 0 1 इस प्रकार से बराबर 0 चल रहा है। सबसे पहले इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए देखो यहाँ पर 5 4 1 2 अंदर लैम्बडा का गुना करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी लैम्बडा के रूप में इस प्रकार से। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे तो 5 माइनस लैम्बडा 4 माइनस 0 और 1 माइनस 0 और 2 माइनस लैम्बडा, ये अपने पास एक करेक्टरिस्टिक बन के आ गई, एक अच्छी मैट्रिक्स के रूप में बन के आ गई। तो अब इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए देखिए 5 माइनस लैम्बडा और ये बचेगा 4, ये लिखेंगे 1, ये लिखेंगे 2 माइनस लैम्बडा इस प्रकार से और बराबर में 0। इनको हल करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा 5 माइनस लैम्बडा और 2 माइनस लैम्बडा बराबर, और इनका गुणा करेंगे माइनस के 4 बराबर 0। अंदर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस के 2 लैम्बडा और लैम्बडा का गुणा करेंगे 5 लैम्बडा और प्लस का लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से लैम्बडा का मान निकालना है, वही अपने क्या है आइगन वैल्यू हैं। तो देखो ये हो गए 10 और 10 में से 4 गई तो 6। तो सबसे पहले लैम्बडा स्क्वायर लिखेंगे। अब पिछली बार की तरह गलती नहीं करेंगे, ये माइनस के हैं तो माइनस ही लिखेंगे। तो माइनस के आ गए अपने पास 7 लैम्बडा और ये हो जाएंगे 6, कितने प्लस के 6 बचेंगे बराबर 0। यहाँ से देखो, अब देखो एक चीज़ बता दूँ, इन दोनों का योग कितना आ रहा है वो देख लो आप। तो इन दोनों का योग आ रहा है 7। अब जितने भी ऑप्शन हैं उन सब में देखो कि इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। बताओ कौन से का आ रहा है, ए का नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, ठीक है। तो हमारे जो उत्तर होगा ना सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते हैं अपन ट्रिक के माध्यम से भी, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि होते कैसे हैं ये, है ना। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा है तो इसको करेंगे माइनस 6 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा प्लस में 6, ये हो गए 6 और 1 7। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से निकल के आएगा। अब देखो अपने पास लैम्बडा कॉमन आ गया, लैम्बडा माइनस 6 और माइनस यहाँ से लैम्बडा को 1 कॉमन आ जाएगा और माइनस का 6 अंदर बच जाएगा, माइनस लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा माइनस 6 और लैम्बडा माइनस 1 बराबर 0। तो अपने पास इनके निकालने हैं, लैम्बडा माइनस 6 बराबर 0 रख देंगे तो लैम्बडा बराबर 6 आ गया और लैम्बडा माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो लैम्बडा बराबर 1 आ जाएगा। ये अपने 2 मान आ गए, सीधा सीधा अपन ने देख लिया था पहले ही, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस प्रकार से इसके 2 मान बनेंगे। पिछले सवाल में भी आप ऐसे ही करके देख सकते हो कि इन दोनों का क्या करना है, पहले योग करना था, योग करने के बाद आप देख लेते कौन से ऑप्शन में अपने योग इतना आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है
समाकलन sec x अपॉन में sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर है, ये किसके बराबर है ये हमें पता लगाना है। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले sec x बटे sec x प्लस टेन एक्स, अब इसका ऊपर नीचे माइनस की संख्या से गुणा कर दो, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, sec x माइनस टेन एक्स। देखो ऊपर नीचे गुणा करेंगे इस प्रकार से, परमेकरण जिसको बोलते हैं, माइनस टेन एक्स कर दिया। उसके बाद देखिए अब sec x, ठीक है। यहाँ देखो इनका ऊपर तो यही आ जाएगा अभी तो फिलहाल तो sec x, चाहे अंदर गुणा कर लो, अंदर गुणा कर लेंगे। देखो sec स्क्वायर आ जाएगा sec स्क्वायर x, और साथ में आ जाएगा माइनस sec x इंटू टेन एक्स, बटे में क्या आएगा, इन दोनों का ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। या फिर इसको डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, देखो क्योंकि एक सूत्र होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। अब एक बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसका मान आ गया एक, ठीक है। इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे, ठीक है, अगली लाइन में सूत्र के हिसाब से। तो अपने पास ये आएगा sec स्क्वायर, और साथ में dx चल रहा है भाई, dx को मत भूलना, ये dx साथ में चल रहा है ना, तो sec स्क्वायर x, अब a कहाँ से आ गया, ये x ही है भाई, ये x ही है, a नहीं है। तो sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स बटे एक आ गया, और साथ में डी एक्स चल रहा है। अब sec स्क्वायर इनको अलग अलग कर सकते हैं, देखो ऐसे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस sec एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये अलग अलग हो गए। और जब sec स्क्वायर के करेंगे तो अपने पास आता है टेन एक्स और माइनस, और जब उसका खोलेंगे तो sec x इंटू टेन एक्स का आता है sec x प्लस में c, ये अपना हो जाएगा आंसर, टेन एक्स माइनस sec x, टेन एक्स माइनस sec x, यही हो पहला ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है समाकलन टेन एक्स अपॉन में sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर है, हमें ये बताना है ये किसके बराबर है। तो इसमें देखो x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो सबसे पहले ऐसा बनाना है कि एक निकल के आए बाहर कैसे भी करके। तो इसको सबसे पहले देखो क्या करेंगे, समाकलन के अंदर टेन एक्स है तो इसको लिख देंगे sin x बटे में cos x, और बटे में इसको लिखेंगे एक बटे में cos x, और इसको लिखेंगे sin x बटे में cos x। ये cos x लघुत्तम आगे सबसे कट जाएगा तो क्या बचेगा, sin x बटे में वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसका कर देते हैं, देखो यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स है ना, तो इसमें एक जोड़ दो एक घटा दो, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो अपने पास क्या आएगा, देखो वन प्लस साइन एक्स और माइनस का एक अपॉन में वन प्लस साइन एक्स। अब यहाँ से अगर इसको काट दिया जाए तो ऐसे ही निकल के आएगा। तो ऐसा क्या करना है इसमें, आप देखिए यहाँ पर हम करेंगे इसमें अब देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ना, ये देखने वाली बात है कि समाकलन के अंदर अब एक तो आ जाएगा एक प्लस साइन एक्स बटे में एक प्लस साइन एक्स, और दूसरा आ जाएगा माइनस का एक बटे में वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों डी एक्स में। अब ये तो बन गया एक डी एक्स, और माइनस में ये बनेगा, देखो इसका कर देते हैं परमेकरण, यानी कि इसके माइनस से इसका गुणा कर देते हैं वन प्लस साइन एक्स इस प्रकार से,
और ये 1 माइनस साइन एक्स से इसका हो गया गुणा। तो अपने पास ये क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा एक्स, यहाँ पर ये बन गया एक्स माइनस ये क्या बनेगा देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन, अब प्लस थोड़ी आएगा माइनस आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है हमें, अब इसमें कोस का गुणा कर दो, ये सब tan में बदल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर x माइनस इसमें करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स, ये हो जाएगा tan एक्स बटे में ये क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास सेक एक्स और माइनस ये हो जाएगा tan x इंटू साइन एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, अब कुछ चेंज हो रहा है क्या इसमें, यहाँ ये सीधा सीधा ही बदल रहा है ना कॉस में, हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉस का भाग लगा रहे थे हम बिना बात ही। तो देखो यहाँ पर ये आएगा x माइनस ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा सेक इंटू, देखो सेक या फिर साइन पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये आएगा 1 माइनस एक्स माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसको डी एक्स कर देते हैं, माइनस ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, और ये सीधा सीधा क्या खुल जाता है देखो, ये तो x आएगा ही आएगा, माइनस सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स, और वो किस में आएगा माइनस में, और माइनस का ये देखो सेक एक्स, इसका सीधा सीधा सेक एक्स आ जाता है, सेक एक्स प्लस में c, ये उत्तर आ रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है अपना, अब देखिए यहाँ पर ये जो ये प्लस ये माइनस का ये तो सही है, लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पर। देखो अब ये चिन्ह कैसे बदलेगा, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ये, क्योंकि सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है माइनस का टेन एक्स, तो ये टेन प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का सेक एक्स, इस प्रकार से सेक एक्स हो गया और ये माइनस का टेन एक्स है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला एक्स माइनस का टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अंतिम सवाल अब ये है अपने मॉडल पेपर का गणित में लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद अपने पास बचेगी हिंदी के बाद आईसीटी के 10%, हिंदी के 10%, और उसके बाद जीके का आप अपने हिसाब से कर लेना, जितने भी आपको याद करने हैं करते जाओ। फिर रीजनिंग के, अब इसको देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर अपन को 3 दिया है, तो इसके लिए सीधा सीधा सूत्र होता है कि पी स्क्वायर माइनस 2, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो देखो p का मान है यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया इस प्रकार से, फिर 9 माइनस 2 यानी कि 7, अपना उत्तर क्या आ जाएगा a बराबर 7। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, आशा करते हैं वो आपके ये बहुत समझ में आए होंगे, और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पेपर में फंसने कैसे न कैसे। ठीक है, हमने आपको यही छांट के अच्छे प्रश्न कराए हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।